हमारे देश के कितने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। विभिन्न कार्यक्रमों में उन फ्रीडम फाइटर परिवारों को बुलाकर राष्ट्र के प्रति समर्पित उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक विशेष सम्मान देते आते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रांचल गौरव शिरोमणि सम्मान। ये सम्मान मरणोपरांत देने के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि उनके परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है वो आकर उस पर सम्मान को ले, ताकि उनको पता लगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था और किस कुर्बानी के बाद हमने आज आज़ादी प्राप्त की। इसी चीज़ को स्मरण बनाने के लिए हमने ये राष्ट्रांचल गौरव शिरोमणि सम्मान मरणोपरांत देने का जो एक प्रक्रिया प्रारंभ की है, इसके लिए हम परमपिता परमात्मा को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि उनने हमें इस काम के लिए हमें पात्रता बनाया। इबादतों की तरह बस मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह बस मैं ये काम करता हूँ, मेरा असूल है सबसे पहले मैं शहीदों को प्रणाम करता हूँ। इस पावन मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रद्धेय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, इस महाविद्यालय की प्रबुद्ध प्राचार्य और मेरी छोटी बहन डॉक्टर अनीता राठी जी, सर्वजीत कपूर साहब और स्वतंत्रता सेनानी जो संगठन है उसके समस्त पदाधिकारी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले समस्त गणमान्य बंधु और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के यहाँ जितने भी सदस्य आए हैं, मैं सबको हृदय के अंतःस्थल से प्रणाम करता हूँ। मेरठ की जब चर्चा की जाती है तो मेरठ एक क्रांति की भूमि रहा है। 1857 से ही यहाँ लगातार क्रांति की उस ज्वाला को प्रज्वलित किया गया है और 1947 तक वो प्रवाह लगातार चलता रहा। 1935 में
एक अधिनियम भारतवर्ष में लाया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत भारतवर्ष के जो प्रांत थे उन प्रांतों में स्वायत्त शासन की कुछ परंपरा प्रारंभ की गई। वह क्या थी? वो चुनाव की प्रक्रिया थी, वो प्रांतों में मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया थी। डॉक्टर शिवानी अग्रवाल यहाँ बैठी हैं जो राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ हैं और वो शायद इसको समझती होंगी कि किस तरह से भारत में जब संविधान के सुधारों की चर्चा की जाती है तो 1935 का अधिनियम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो चुनाव 1937 में जाकर के भारतवर्ष में हुए और भारतवर्ष में उस समय 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस अधिकांश प्रांतों में लगभग 7 प्रांतों में बहुमत से आई। तो ये तय हो गया कि देश की अधिकांश जनता जो कांग्रेस के कार्यक्रम है उससे समर्थन करती है और कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का गठन भी हुआ। परंतु उसके बाद उन्होंने कुछ कार्य भी किए। विश्व की यदि हम परिस्थिति देखें तो कुछ विश्व की परिस्थिति में परिवर्तन बहुत बड़ा आता है। वो ये था कि पूरा विश्व 2 दौरों में बटा हुआ दिखाई देता है और जैसा कि आप सबको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो जाता है। तो जब 1939 में वो युद्ध प्रारंभ होता है तो जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वह भारत को भी इस युद्ध में उतार देती और यह कहा जाता है कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध करेगा। जब ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन की ओर से युद्ध करेगा, उससे पहले भारतीयों से, भारतीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों से या किसी अन्य राजनीतिक संगठन से इसकी चर्चा नहीं की जाती कि क्या भारत उस द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करे या नहीं करे। उसकी कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस इसका विरोध करती है, कहती है कि हमसे बिना चर्चा किए भारत को इस तरह से युद्ध में धकेलना ठीक नहीं। उस विरोध को रोकने के लिए गांधी जी को बुलाया जाता है, शिमला में वार्ता की जाती है बॉसराय से। उस वार्ता के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं निकलता क्योंकि गांधी जी ये कह देते हैं कि मेरी व्यक्तिगत आपके साथ सहानुभूति हो सकती है युद्ध में, परंतु इस विषय में निर्णय केवल कांग्रेस कमेटी ले पाएगी, मैं नहीं ले पाऊंगा। कांग्रेस कमेटी सरकार से ये पूछती है कि इस युद्ध में जो प्रवेश किया गया है भारत को, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि युद्धों का उद्देश्य आप सब जानते हो बच्चों, साम्राज्यवाद होता है, अपनी सीमाओं का विस्तार करना होता है। वो ये कहते हैं कि अगर ये युद्ध, कांग्रेस ने कहा, भारतीयों ने कहा कि अगर ये द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हम तो स्वयं साम्राज्यवाद से शोषित हो रहे हैं। हमारा तो स्वयं शोषण साम्राज्यवाद के अंतर्गत होगा। और अगर ब्रिटेन ये कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है तो ये उसे स्पष्ट करना होगा कि भारत की उसमें क्या भूमिका है, भारत में प्रजातंत्र कैसे स्थापित होगा। आप लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जन मन अधिनायक जय हे